गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है उप सहसंयोजन यौगिक और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और शॉर्ट में बोला जाता है CFT। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं CFT को किसने दिया था और ये है क्या, मतलब किस लिए दिया और इसने क्या क्या बताया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझते हैं इसको किसने दिया। तो यह सिद्धांत एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया? एच बैथे ने प्रस्तुत किया। अब बच्चों, ये दूसरी बात होती है इसमें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का आधार क्या है, यानी कि इसको किस लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले ही समझ चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने उसी में बताया था आप लोगों को कि जो वर्नर सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है और ये आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ये तीनों सिद्धांत ही उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना बताते हैं। सबका अलग अलग रोल है। जैसे सबसे पहले वर्नर ने दिया, वर्नर के में कमी आई तो संयोजकता आबंध सिद्धांत आ गया, उसमें कुछ कमियां थी तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आ गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में क्या कहा था, अब वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं। तो इस सिद्धांत ने कहा कि धातु और लिगैंड जिस बॉन्ड से एक दूसरे से बंधे होते हैं ना, उसकी प्रकृति आयनिक होती है तथा लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये बॉन्ड लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत अन्योन्य क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो सेंट्रल मेटल के 5d कक्षक की ऊर्जा का मान बराबर होता है। अब जो ये लिखा हुआ है ना, वैसे तो आप लोग समझ जाओगे क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही आसान है, लेकिन पहले मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है जो कि उप सहसंयोजन यौगिक है K4FeCN6। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है Fe क्या है, आपका सेंट्रल मेटल है, Cn क्या है, आपका लिगैंड है। ठीक है, तो अब मैं CFT को आपको थोड़ा समझाती हूँ कि CFT ने क्या कहा था। अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए हो ना, तो केवल जो मैंने नोट्स बनाया है वो केवल पढ़ने के लिए रह जाएगा। बस आप उसको पढ़ो, थोड़ा सा याद करो लैंग्वेज किस टाइप से लिखनी है और एग्जाम में आप लिख पाओगे। ठीक है, जो मेन वर्क है वो है हमारा समझने का। तो हम समझते हैं कि CFT ने क्या कहा था। CFT ने बोला था कि जो Fe होता है सेंट्रल मेटल और जो लिगैंड होता है यानी कि Cn, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, भाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। आप यहाँ पे देखिए Fe और Cn एक दूसरे के पास हैं, दैट मीन्स ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो CFT है इसने कहा कि Fe और Cn आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से? आयनिक बंध से। ठीक है, बंध बॉन्ड एक ही बात होती है। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, CFT बोलती है आयनिक बॉन्ड है दोनों के बीच में। फर्स्ट पॉइंट के लिए। दूसरा क्या कहा इन्होंने? दूसरा इन्होंने ये बोला कि जब Fe और Cn एक दूसरे के संपर्क में है, ठीक है, यानी Cn जो है वो Fe के संपर्क में है, तो Fe के पास होते हैं d ऑर्बिटल। बच्चे, Fe के पास क्या होते हैं? d ऑर्बिटल। और आपको पता है d ऑर्बिटल की संख्या होती है 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। जबकि आपको ध्यान रखना है Cn क्या होता है? एक ऋणावेशित लिगैंड। और आपको ये बात ही समझनी है कि यहाँ पर जो होना वो आपका ऋणावेशित लिगैंड होना चाहिए, यानी एनायन होना चाहिए। ठीक है, एनायन का मतलब होता है ऋणावेश हो जिस पर। ठीक है, तो आप समझ जाइए बस ऋणावेशित लिगैंड होना चाहिए। तो जब ऋणावेशित लिगैंड धातु के संपर्क में आता है ना, तो जो इसके 5 ये जो डी कक्षक होते हैं, जब इनकी ऊर्जा का मान बराबर होता है, लेकिन जैसे ही ये इससे आके जुड़ता है तो ये जो कक्षक है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट का मतलब बट जाते हैं, 3 अलग हो जाते हैं और 2 अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि 3 और 2 अलग कैसे कैसे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगी। अभी जो समझाया है एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ बच्चा, कि जब आपका कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक होता है तो उसमें आपका सेंट्रल मेटल होता है और लिगैंड होता है। और आप लोग पहले से ही जानते हो कि सेंट्रल मेटल जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लिगैंड इसको देता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो CFT एच बैथी ने दिया था, उन्होंने कहा कि Fe और Cn के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि धातु के पास d ऑर्बिटल होते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। तो अगर धातु के संपर्क में कोई ऋणावेशित लिगैंड है तो d ऑर्बिटल्स का विपाटन हो जाता है। इस विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और इस सिद्धांत को ही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए यहाँ से, जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है
तो सेंट्रल मेटल के 5d कक्षक की ऊर्जा का मान बराबर होता है। अभी यही बताया था, संपर्क में है तो d ऑर्बिटलों की सारी ऊर्जा जो है सारे कक्षकों की वो बराबर है, परंतु जब किसी संकुल में यह ऋणावेशित क्षेत्र लिगैंड के कारण होता है। यदि आपका धातु के संपर्क में ऋणावेशित क्षेत्र लिगैंड मतलब ऐसा लिगैंड जिसके ऊपर ऋणावेश हो, जैसे मैंने अभी दिखाया Cn आ गया, तो यह असम्मित हो जाता है। तो जो 5d ऑर्बिटल है ना वो असम्मित हो जाएंगे तथा d कक्षकों की समभ्रंश अवस्था का मीनिंग होता है जो d ऑर्बिटल है उनकी जब सारों की यानी पांचों की क्या है ऊर्जा बराबर है तो वो अवस्था समभ्रंश अवस्था है। लेकिन जब कौन आ गया, ऋणावेशित लिगैंड आ गया धातु के संपर्क में, उससे जुड़ने के लिए जो समभ्रंश अवस्था है, जो सारे ऑर्बिटल एक ही ऊर्जा में थे वो नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षक का विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपको समझ में आया क्या बोला है, मैं दोबारा बता देती हूँ। CFT एच बैथे ने दिया। एच बैथे ने कहा जो सेंट्रल मेटल होती है ना और दूसरा क्या होता है लिगैंड, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक है। जब कोई ऋणावेशित लिगैंड धातु के संपर्क में आ रहा है ना तो धातु के d ऑर्बिटल बट जाते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, देखिए कैसे, एक तो होता है अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और एक होता है चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो बच्चे अब अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझते हैं। तो एक उप सहसंयोजन यौगिक में सेंट्रल मेटल 6 लिगैंड द्वारा घिरा होता है। तो मैंने पहले जब आपको संयोजकता आवंत सिद्धांत कराया था तो वहाँ पर बताया था कि जब उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है तो ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, ठीक है। और उप सहसंयोजन संख्या का अर्थ होता है उससे डायरेक्टली कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक उप सहसंयोजन यौगिकों में सेंट्रल मेटल 6 लिगैंड द्वारा घिरा होता है। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d कक्षकों का विपाटन निम्न प्रकार चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं हमें किस तरीके से अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाना है। देखो बच्चों, थ्योरी मैंने यहाँ पे बहुत कम ऐड की हुई है, बुक में पूरा 1-2 पेज ना बस थ्योरी में भरा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी लिखने के चक्कर में नहीं रहते हैं। आप लोगों के पास साइंस स्ट्रीम है तो आप लोगों को जो पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन है और आधे पेज का लिखा है, ठीक है। ये पूरा जो लॉन्ग में आएगा ना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और जितना मैं करा रही हूँ इतना सफिशिएंट होता है। आप लोग डायग्राम को बनाइए और जो यहाँ पर हो रहा है ना उसके बारे में बस लिख दीजिए। ये आपका ऊर्जा स्तर दिखाया है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही एक तीर सा बना के दिखा देना है कि ये ऊर्जा स्तर है। तो आपके पास धातु के 5d कक्षक होते हैं, बना लिए। इनके नाम होते हैं बच्चे, जैसे पहला वाला dxy, दूसरा वाला dzx, फिर dyz है ना, उसके बाद dx² - y², फिर dz²। तो ये पांचों के नाम है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। फिर इनकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ती है इन पांचों की, तो ये थोड़ा सा ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये नीचे है ना, ये ऊर्जा दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये नीचे है, कुछ देर बाद ये थोड़ा ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इससे ऊंची वाली ऊर्जा में चले गए, ठीक है। तो धातु के d कक्षक ऊपर चले गए। अभी ध्यान रखना बटे नहीं है, ये मैंने यहाँ पे आपको इनके नाम लिखवा दिए हैं, तो आप लोग याद रखना, बहुत आसान है याद करना। dxy, y के बाद yz, ठीक है, और yz के बाद zx, ठीक है। तो बस ध्यान रखना zx को बीच में रखना है, लास्ट में मत करना, क्योंकि स्प्लिटिंग होगी ना तो स्प्लिटिंग आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा बता दूं, 3 चीज़ें हैं x y z, तो पहले x y को साथ ले लो, फिर y z को, फिर z x को, ठीक है। तो dxy ले लिया, फिर dyz और फिर dxz। तो dxz को बस बच्चे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको बीच में रखना है, ठीक है। कर लोगे ना आप लोग। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हो जाती है स्प्लिटिंग, क्योंकि इसके संपर्क में कौन आ जाता है, ऋणावेशित लिगैंड। तो बच्चे आपको जो ध्यान रखना है ना वो ये है कि अष्टफलकीय संकुलों में जो 2 ऑर्बिटल हैं वो ऊपर जाते हैं और 3 ऑर्बिटल नीचे रहते हैं, ठीक है। जो 2 ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं Eg और इसको बोलते हैं T2g, 3 वालों को, ठीक है ना। इसके सामने T2g लिख देना है और इसके सामने Eg। तो 3 एक साथ रहेंगे, 2 अलग रहेंगे। अष्टफलकीय में 2 ऊपर 3 नीचे। कौन से 3 नीचे, dxy, dzx, dyz। ऊपर ऐसे ही dx² - y² dz²। जो स्प्लिटिंग होती है ना वो देखो यहाँ से होती है, ठीक है। जहाँ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 3 कहाँ है, नीचे हैं, 2 ऊपर है। बस चतुष्फलकीय में क्या होता है, 2 नीचे आ जाएंगे और 3 ऊपर, बस यही चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बीचों बीच होता है इसको बोलते हैं बेरी केंद्र या फिर बेरी सेंटर, ठीक है। देखो जिधर 3 ऑर्बिटल हैं इधर,
ठीक है। इधर 3 ऑर्बिटल हैं तो इधर लिखोगे आप लोग 2/5 डेल्टा नोट, ठीक है। और ऊपर क्या करोगे 3/5 डेल्टा नोट, जिधर 2 है बस ऐसे आपको लिख देने हैं, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में मत रहिए वरना आपको बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो आप बस इतना याद रखना, अष्टफलकीय में 6 लिगैंडों द्वारा घिरा रहता है। ये रही धातु के डी कक्षक, इनकी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ा दी, इनका विपाटन दिखा दिया। अष्टफलकीय के केस में 2 ऊपर 3 नीचे, 2 के सामने Eg, 3 के नाम सामने T2G, जो 3 है वो DXY DZX और DYZ, और जो 2 है DX² - Y² DZ²। जिधर 3 ऑर्बिटल वहाँ कर देना है 2/5 डेल्टा नोट, और जो 2 है उसके आगे 3/5 डेल्टा नोट। हो गया ना। तो ये है अष्टफलकीय सेंट्रल फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन। ओके, अब हम चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और समझते हैं। तो देखिए चतुष्फलकियों का बहुत आसान है। चतुष्फलकीय उपसह संयोजन यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय यौगिकों से विपरीत होता है, ठीक है। बस यही थ्योरी लिखी है हमने, और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और अगर ऐड करना चाहते हो तो जो किया है आप लोगों ने उसको बस लिख देना, ठीक है। तो ये धातु के डी कक्षक, इनकी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ गई है। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो कैसे, DXY, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था DXY के बाद YZ है ना, तो उसको इधर लिख देना और ZX को इधर। फिर ये जो होता है ना DX² - Y² DZ², ये मत सोचा मैंने ये ऊपर, बस जगह नहीं है इसलिए इनका नाम ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ये विपाटित हो जाएंगे। चतुष्फलकीय के केस में 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 3 ये साथ रहते हैं, 2 ये साथ रहते हैं। 3 वालों के लिए T2G और 2 वालों के लिए EG कर लोगे। जिधर 3 है उधर 2/5, जिधर 2 है उधर 3/5, बीच में बेरी केंद्र है, और नीचे क्या लिख देंगे चतुष्फलकीय CF में डी कक्षकों का विपाटन। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस अब रह गया है इसकी सीमाएं, तो सीमाओं के बारे में और जान लेते हैं, सीमाएं क्या क्या है इसकी। अब क्रिस्टल क्षेत्र की सीमाएं देखते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र की कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा उपसह संयोजन यौगिकों की संरचना, रंग, चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता पूर्वक की जा सकती है। तो बहुत सारी कमियां जो संयोजकता आबंध सिद्धांत में थी उनको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने दूर किया। संरचना, रंग, चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर दी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार से हैं। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट बना के 2 ही पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है, तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत लिगैंड में कक्षकों को कोई महत्व नहीं देता है। सिंपल सी लाइन है कि ये जो सिद्धांत है लिगैंड में कक्षकों को कोई महत्व नहीं देता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई एक निश्चित लिगैंड अधिक विपाटन करता है तथा कोई कम विपाटन करता है। इसकी व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत असमर्थ रहा है। यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये नहीं बता पा रहा कि कोई ज़्यादा विपाटन क्यों कर रहा है लिगैंड, कोई कम विपाटन क्यों कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक नोट है, इस सिद्धांत की कमियों को लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा दूर किया जा सकता है, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया है कि जो इसमें कमी है ना उसके लिए भी आपके पास और 2 सिद्धांत है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है और चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ये ही आपके सिलेबस में है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत तक। तो आप लोग इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। फर्स्ट बुक कंप्लीट है, कल से आपको सेकेंड बुक का नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।